नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम नवल तायडे है। आज हम ऐसे एक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क की कहानी सुनेंगे जो चाइना से हज़ारों किलोमीटर चलकर भारत आए थे सिर्फ बुद्धिज़्म की तलाश में। इतिहास में सिर्फ 3 चीनी यात्रियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण की। उनमें से यीजिंग नामक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क समुद्री मार्ग से 672 में भारत आए और 695 में वापस गए। संग नामक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क 622 से लेकर 639 तक भारत में रहे और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है चीनी प्रवासी फाहियान का, जो यीजिंग और हुआनसंग के लिए एक प्रेरणा थे, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 399 से लेकर 412। फाहियान सही मायने में यीजिंग और हुआनसंग के लिए प्रेरणादायी थे। यीजिंग और हुआनसंग ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने उम्र के 30 साल के बाद की, जबकि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि फाहियान ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने उम्र के 65वें साल में शुरुआत की। फाहियान का जन्म ईस्वी सन 334 में चाइना के एक प्रोविंस लिनफेंग में हुआ। जब फाहियान सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके पिता ने यह निश्चित कर लिया कि फाहियान आगे चलकर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बने। जब फाहियान 10 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपना बचा हुआ जीवन एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनकर ही गुजारेंगे। फाहियान की माँ उस वक्त जीवित थी और उनके सगे संबंधियों ने फाहियान को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपनी माँ के लिए घर वापस आ जाए, लेकिन फाहियान नहीं माने और उन्होंने एक काम किया कि अपने माँ के लिए एक छोटा सा घर एक बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर ही बनवा दिया। उसके पश्चात फाहियान ने संघ में प्रवेश कर अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार लगा कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उन्हें पढ़ाया जा रहा था उसमें बहुत सारी खामियां, खासकर विनय पिटका को लेकर उनके मन में बहुत संदेह था। तब उन्होंने मन ही मन में यह ठान लिया कि जब वह बड़े होंगे तब वह बुद्ध की धरती पर जाएंगे और वहाँ पर जो विनय पिटका है उसको ठीक से समझकर और चाइनीज़ में ट्रांसलेशन करके उसको वापस चाइना लेकर आएंगे। विनय पिटका में एक बुद्धिस्ट मॉन्क की जीवनी कैसी होनी चाहिए इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा फाहियान ने लोटस सूत्रा को चाइनीज़ में भाषांतर किया जो कि संस्कृत में थी। इसके लिए फाहियान ने 3 साल लगातार मेहनत की। फाहियान ने जब अपनी यात्रा शुरुआत की तो उनके साथ उनके 4 साथी और भी थे। फाहियान और उनके साथी सिल्क रूट पर निकल पड़े। चांगान से लोहान तक का सफ़र जैसे तैसे 1 साल में गुजर गया, लेकिन लोहान से खोतान तक का सफ़र बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोहान से खोतान तक जाने के लिए उनको तकलामाकन नामक रेगिस्तान से केवल सूरज की दिशा का सहारा लेकर वो अपना रास्ता तय करते थे। खोतान से ताशकुरगान का रास्ता पामेर की बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरता था और इसी रास्ते से गुजरते वक्त एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आया जिसमें उनके एक साथी हुईजिंग की मौत हो गई। मरने से पहले हुईजिंग फाहियान को बोला, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, लेकिन आप सब लोग आगे बढ़ो। अपने साथी को मरता देख फाहियान बहुत रोए। फाहियान ने अपने पूरे प्रवास वर्णन में सिर्फ 3 बार रोने का जिक्र किया है। दूसरी बार फाहियान तब रोए जब वह वल्चर पीक नामक चोटी पर पहुंचे थे, जो कि राजगीर बिहार में स्थित। यह वही जगह है जहां तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार शूरनगामा सूत्र का प्रवचन अपने बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। वैसे तो बुद्धिज्म में हजारों सूत्र है, मगर शूरनगामा सूत्र को बहुत मायने दिए जाते हैं। ताशकुरगान से लेके वह फिर दारेल के रास्ते से उदयाना से होकर तक्षशिला पहुंच गए। तक्षशिला में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ाई करने को आया करते थे। तक्षशिला का इतिहास ईसा पूर्व 500 साल से भी पुराना है। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जबकि तक्षशिला ईसा पूर्व 500 साल पहले बनाई गई थी। उस यूनिवर्सिटी में 60 से भी ज़्यादा विषयों पर पढ़ाया जाता था।
जिसमें वेदास, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्चरी, वॉरफेयर, म्यूज़िक, कॉमर्स इत्यादि विषय पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई किया करते थे जो बेबीलोन, पर्शिया, तिब्बत, चाइना और कई मुल्कों से आकर यहाँ पढ़ाई किया करते थे। लीजेंडरी स्कॉलर चाणक्य ने भी अपनी पढ़ाई तक्षशिला से पूरी की थी। तक्षशिला से निकलकर वह लोग जलालाबाद से होकर पुरुषपुर पहुँचे, जो कि आज का पेशावर है। फाहियान कनिष्क स्तूपा के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि ये जम्बूद्वीप की सबसे ऊंची मीनार है। पेशावर से निकलते वक्त उनके एक और साथी हुई इंग की मौत हो गई और हुई वे ने चाइना वापस जाने की ठान ली, मगर दृढ़ निश्चय फाहियान ने आगे जाने का फैसला किया। उन्होंने सिंधु नदी पार की और वह निरंतर चलते रहे। उन्होंने मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, बोधगया, सारनाथ इत्यादि शहरों में रहकर उस वक्त के बुद्ध स्क्रिप्चर की पढ़ाई की और उन जगहों पर भी गए जहां तथागत गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिए थे। जैसे ही किसी राजा को फाहियान के आने की खबर मिलती तो वह अपने पूरे परिवार समेत उनके स्वागत के लिए आता था। इतना ही नहीं, वह फाहियान को आगे के सफ़र के लिए ज़रूरतमंद सामान और उनके निकटतम राज्य में प्रवेश के लिए सिफारिश पत्र भी देता था। पाटलिपुत्र में रहकर फाहियान ने 3 साल मेहनत कर पहले संस्कृत का अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने सुरनगामा सूत्र को चाइनीज़ में भाषांतरित किया। फाहियान बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के बारे में लिखते हैं कि यहाँ दूर देशों के व्यापारियों के लिए रहने की जगह और अच्छा हेल्थ केयर दिया जाता था। भारत में 8 साल के अध्ययन के पश्चात फाहियान को लगा कि अब श्रीलंका जाकर बुद्धिस्ट ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तब उन्होंने अपने सारे ग्रंथों को एक व्यापारी जहाज पर लादा जो ताम्रलिप्ति से श्रीलंका जा रहा था, लेकिन उनके साथ ही ताओ चेंग ने भारत में ही रहने का फैसला कर लिया। फाहियान ने श्रीलंका में 4 साल गुजारे और वहाँ बुद्धिस्ट ग्रंथों का अध्ययन व भाषांतर किया। आखिरकार फाहियान ने 77 साल की उम्र में श्रीलंका से चाइना जाने का मन बना लिया। एक व्यापारी जहाज जो श्रीलंका से जावा जा रहा था, उस पर फाहियान ने अपने सारे ग्रंथ लाद दिए। जावा जाने से पहले उनके जहाज को एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज में जब पानी भरने लगा तो जहाज में जो भी भारी भरकम सामान था उसे समंदर में फेंका जा रहा था। उस वक्त फाहियान ने बुद्धिस्ट ग्रंथों को छोड़कर अपना सारा व्यक्तिगत सामान समंदर में फेंक दिया। श्रीलंका से जावा जाने के लिए उनको 90 दिन का समय लगा था। 6 महीने पश्चात वह जावा से चाइना के लिए निकल पड़े। 70 दिनों के बाद वह पूर्वी चाइना में स्थित क्विंगजोंग नामक बंदरगाह पर उतरे। वहाँ पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने फाहियान को बुलाकर सम्मानित किया। Let us have a look what is the Fahiyan's contribution to the Asian Buddhism and the culture. After arriving back in China in 412 AD, Fahiyan wanted to go southward, but a local chief persuaded him to stay for a winter. Fahiyan said, "My mission is to search for Buddhist scriptures and to spread Buddhism. This is the reason why I devote myself to the dangerous pilgrimage. Now my goal is not reached, hence I cannot stay here too long." Then Fahiyan went to the capital, Jinqing, and invited Indian Buddhist master named Buddhabhadra to translate several Sanskrit Buddhist scriptures into Chinese together. Fahiyan collected and brought back 11 Buddhist books from India. Among them, 6 Buddhist scriptures were co-translated into Chinese by himself and Indian Buddhabhadra, including Mahaparinirvana Sutra, Mahasammagika Vinaya, Samyukta Abhidharma Hridaya Sastra, Vaitulya Nirvana Sutra, Mahasanga Sila, and Zazang Sutra. Most of the Sila Vinaya scriptures in Chinese Buddhism are from Fahiyan's pilgrimage to India. Fahiyan's travel records are important historical resource for several reasons. Firstly, they provide
meticulous accounts of the nature of the Buddhist principle, rituals, and monastic institution in South, Central, and Southeast Asia. Second, they contain vital information about the social and political conditions in South Asia and kingdoms situated on the routes between China and India. Third, they offer remarkable insights into cross cultural perception and interactions. 4. His record of the Buddhist kingdoms was the first eyewitness account of Buddhist practices and pilgrimage sites in Central and South Asia, written in Chinese.